तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 मैडम मेरी क्यूरी का प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैडम क्यूरी का जो एक पिक्चर है हमारे सामने, बहुत बड़ी हस्ती है। तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यासमाला में कहा गया है उत्तर दो। यहाँ से एक नंबर का लगभग 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए गए हैं और 2 नंबर में 5 हैं जो कि करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो और 3 नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह को पूर्ति करो। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो यहाँ से हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो शुरू होता है। तो हिंदी परीक्षा एसके के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दिल से स्वागत है। पहला नंबर प्रश्न है, मेरी क्यूरी का संक्षिप्त परिचय दो। एक मिनट, क्या क्वेश्चन गलत है यहाँ पे? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कहा गया है कि मेरी क्यूरी है, उनका संक्षिप्त परिचय देने को। मुझे लगा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन नहीं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे मैडम मेरी क्यूरी का जो जन्म हुआ वो 1867 ईस्वी में 7 नवंबर को वारसा अर्थात पोलैंड में हुआ था। वे एक ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थीं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार हासिल किया है। और उनके पति जो थे पियरे क्यूरी, वे भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों ने दोनों ने मिलकर पोलोनियम तत्व की खोज की। इसके अलावा रेडियम और रेडियोधर्मिता की भी खोज की थी। मैडम मेरी क्यूरी को भौतिक शास्त्र के लिए 1902 में पहला नोबेल पुरस्कार और दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए मिला था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हमारा ख नंबर का प्रश्न। इतना लिखने से आप लोगों का पहला नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाता है। ख नंबर का प्रश्न है, कहा गया है मैडम क्यूरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिले थे। जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसका जिक्र कर दिया है, तो आप लोग अगर यहाँ से सीख लेते हैं तो आप लोगों को एक ही प्रश्न में दोनों का आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि देखिए मैडम क्यूरी को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला 1903 में मिला, तो मैंने यहाँ पे भी उसका जिक्र किया है 1903 में। और भौतिक शास्त्र के लिए मिला था और दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 में मिला था, 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग ध्यान से देखिए। भौतिक शास्त्र में 1903 में और यहाँ पे रसायन शास्त्र में 1911 में। बस एक ही आंसर, एक को सीखिए, डबल आंसर लिखिए। उसके बाद है मैडम क्यूरी ने किन चीज़ों की खोज की। शोध कार्य के समय उन्हें कौन सी परेशानियां उठानी पड़ी। तो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी और रेडियम और रेडियोधर्मिता जो था उसको। और ये रेडियम और रेडियोधर्मिता हमारे किस काम में आता है, एक बार देख लेते हैं। तो और उनको क्या परेशानी हुई थी जब इसका उन्होंने आविष्कार किया था। तो इन सभी खोज कार्यों को चलाते समय उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा बुखार भी था, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। गले का आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। क्योंकि कहा गया है कि क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थे, न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज पदार्थ थे। प्रयोगशाला में मतलब जो लाइब्रेरी होता है, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, लैब। ठीक है, लैब बोलते हैं। तो लैब उनके पास नहीं था। तो प्रयोगशाला में गैस निकलने की व्यवस्था भी नहीं थी। वहाँ का यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देखना, स्पेलिंग गलत नहीं है, बस ये चंद्र बिंदु इधर आएगा और ये गोलाकार जो लग रहा है वो नहीं है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हुआ है। तो वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था, जिसके कारण उन्हें टीबी और एनीमिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा था। तो
यहाँ पे मैंने कहा था कि ये रेडियम और रेडियोधर्मिता किस खोज मतलब किस काम में लगता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें जो रेडिएशन दिया जाता है, ये रेडियम और रेडियोधर्मिता उसी की मतलब उन्हीं का आविष्कार किया हुआ है और यही आज कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। ये रेडियम और रेडियोता जिसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। ठीक, मेरी क्यूरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई, ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर, मेरी क्यूरी की रेडियोधर्मिता की खोज मानव समाज को एक ऐसा उपकरण मिल गया था जिसे मानव के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया था। मतलब हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी पार्ट्स को देखना बहुत पहले मुश्किल था, लेकिन अब ये रेडियोधर्मिता के चलते ये अब बिल्कुल सहज हो गया है। कुछ भी पार्ट्स हमारे शरीर का अगर गड़बड़ होता है तो उसे हम लोग इस डॉक्टर्स जो होते हैं इसका उपयोग करके वो देख लेते हैं। चाहे आपका किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, या कहीं पे कोई समस्या होती है, या फिर पेट में गुर्दे में जो पथरी की समस्या होती है, सारी चीज़ें इसी की वजह से देखा जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मैंने कहा था ना, ये वही है। उसके बाद प्रश्न है, रेडियोधर्मी रश्मियों की कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली, इसका पता रेडियोधर्मी रश्मियों से लगाया जा सकता है। जो डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड असली है या नकली, ये भी इससे पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इन राशियों से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखा जा सकता है। बात घुमा फिरा कर एक ही है, आप आंसर को बनाकर लिख सकते हैं। मेरी क्यूरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था। तो मेरी क्यूरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। मानव समाज उनकी योगांतकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। किनकी महान कल्याणकारी कार्यों को याद रखेगा, आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सही उत्तर चुनकर लिखो। मैडम क्यूरी की बड़ी पुत्री का नाम क्या था। दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक था आयरीन, दूसरा था पियरे और तीसरा था जूलियट। 3 नाम दिया गया है। सही जवाब होगा, उनकी बड़ी पुत्री का नाम था आयरीन। पियरे क्यूरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापे के कारण हुई थी। तो पियरे क्यूरी जो उनके पति हैं, उनकी दुर्घटना हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी सड़क दुर्घटना के कारण। मेरी को दूसरी बार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये तो पता है, पहला मिला था 1903 में जो कि भौतिक शास्त्र, और 1911 में मिला जो कि रसायन शास्त्र, इसलिए रसायन शास्त्र होगा इसका सही जवाब। मैडम क्यूरी को मधुमेह, कैंसर, एनीमिया की बीमारी हुई थी। तो उनको एनीमिया की बीमारी हुई थी। पोलैंड, फ्रांस, भारत, इटली में मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था। तो ये पोलैंड में उनका जन्म हुआ था, एक छोटा सा देश है। खाली जगह को पूर्ति करो। का नंबर है क्यूरी दंपत्ति का यह शोध कार्य। यहाँ पे एक शब्द मैं बता दूं आप लोगों को, दंपत्ति क्यों कहा गया है, क्योंकि वे दोनों पति पत्नी थे और पति पत्नी ने मिलकर जो काम किया था, इसलिए यहाँ पे दंपत्ति कहा गया है। क्यूरी दंपत्ति का यह शोध कार्य धैर्य, अध्यावसाय और आत्मोत्सर्ग की विशाल था। ठीक है। ख नंबर में मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरीन के साथ सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की चिकित्सा की। ग नंबर में है मानव समाज उनकी युगांतरकारी खोज और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते आगे और देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे अब भाषा अध्ययन के अंदर हम लोग चले जाएंगे, जहाँ पे कहा गया है कि आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं। पहले इसको आप लोग एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है। 1891 ईस्वी में वे रेलगाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गई। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। घ नंबर में है उन्होंने रेडियम की खोज की। अब क्या बताया गया है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित जो शब्द है वो सर्वनाम है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये व्याकरण का भाग है, ठीक है, व्याकरण का भाग है। और जिनको व्याकरण पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, हम लोग जल्द ही एक व्याकरण का सीरीज चालू करने वाले हैं इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी आप लोगों के लिए।
और पूरे ग्रामर को, हिंदी ग्रामर को अच्छे से समझाया जाएगा। तो भाषा अध्ययन में भाषा हम सब के मतलब यहाँ पे जो है कहा गया है कि आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं। तो हमें देखना क्या है, हम जो नीचे जिसके नीचे दाग दिया हुआ है वे, यह और उन्होंने, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के स्थान में आता है। तुमने जो पाठ पढ़ा है, मतलब आप लोगों ने जो भी पाठ पढ़ा है अभी मैडम मेरी क्यूरी, उसमें भी ऐसे बहुत सारे शब्द व्यवहार में लाए गए हैं जिन्हें आप अगर चाहें तो छांट कर लिख सकते हैं, अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सर्वनाम के टोटल 6 भेद माने जाते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। और इन सब से ये पहचाना जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम और आप जैसे शब्द को लाया जाता है। निजवाचक में मेरा या हम, आप जो शब्द है उसको यूज करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है यह, वह, ये, वे, ये सब है। अनिश्चय में कोई, कुछ हुआ होगा ऐसे बोल के संभव नहीं है, अनिश्चयता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन या फिर क्या, जिनसे हम लोग प्रश्न बना सकें, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो, जैसे तैसे, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहा गया है कि अब निम्नलिखित वाक्यों के कोष्टकों में दिए गए सर्वनाम में उपयुक्त सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क नंबर में है खाली देश खाकर ही बाजार निकलो। तो यहाँ पर है अनिश्चय सर्वनाम, कुछ खाकर ही बाजार निकलो। ख नंबर में है संवाददाता ने यह सूचना दी है। हम, हमारे, आप, हमारे संवाददाता ने यह सूचना दी है। एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भौंकता, ठीक है। यहाँ पे होगा मेरा, मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भौंकता। यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे होगा हमारे, यहाँ पे होगा मेरा। उसके बाद है अपने काम पर लौट आया, मैं अपने काम पर लौट आया। देश कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। जैसे यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, तीनों वर्तमान काल के रूप दिए गए हैं। जैसे वो आता है, वो खाता है, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेरणा जाती होगी। तो उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से ये पता चलता है कि इन वाक्यों की क्रियाओं से वर्तमान में कुछ होने या करने का बोध हो रहा है। क्रिया व्यापार की निरंतरता को ही वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का जो निरंतरता है, मतलब क्रिया है कि जो काम हो रहा है, ठीक है। अब काम किस तरह से हो रहा है, कल हुआ था, आज हो रहा है, कल हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखना था। ये देखकर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा काल है। तो इसके 3 भेद हैं जो कोष्टक में दिए गए हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं हिंदी में, और इसके तीनों के तीनों भेदों को कोष्टक में, मतलब ऊपर ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब तुम भी इन वाक्यों के आधार पर कुछ वाक्य बना सकते हो। अब यहाँ पे लिखा गया है 4 नंबर में कि वाक्यों में क्रिया का होना अति आवश्यक है। क्रिया का रूप वाक्य में विभिन्न कारणों से बदलता रहता है। इन कारणों में लिंग, वचन और काल का भी प्रमुख भाग होता है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से आप देखिए। क नंबर में है कि डिम्पल किताब पढ़ती है। कोई लड़की है डिम्पल जो किताब पढ़ती है, और इकबाल नाम का कोई लड़का है जो किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर लिंग को ध्यान में रखकर या फिर लिंग को सामने रखकर ही इस वाक्य को लिखा गया है। जैसे लड़का है तो उसके लिए पढ़ता है, और लड़की है तो पढ़ती है। तो यहाँ पे लिंग का डिफरेंस है। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जैसे मैं रोज खेलता हूँ, हम रोज खेलते हैं। यहाँ पर वचन का डिफरेंस है। जैसे एक वचन से यहाँ पर दूसरे में बहुवचन का रूप हो गया है। मैं था एक वचन अकेला इंसान, हम हो गए मतलब एक से ज़्यादा हो गए, मतलब 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पे वचन का भी डिफरेंस देखने को हमें मिल सकता है। और होता है ये डिफरेंस लिंग वचन और काल का प्रमुख अंश होते हैं, जिनकी बदौलत प्रश्न या फिर जो प्रश्न है वो बनते हैं। कुछ वाक्य और देखें, जैसे नीरजा गाना गाती है, नीरजा गाना गाया, नीरजा गाना गाएगी। यहाँ पे 3 चीज़ों में 3 लाइन में एक चीज़ कॉमन है, गाना गाना गाना। लेकिन यहाँ पर इसकी जो क्रिया है वो अलग है। एक है कि गाती है, कभी कभी गाती है, जैसे गाती है। एक है कि गाया है, बहुत पहले कभी गाया है।
तीसरा है कि वो कभी गाएगी, मतलब गाना गाएगी, भविष्य में गाएगी। तो एक वर्तमान है, एक अतीत है और एक भविष्य है। तो ये तीनों वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य होने के कारण तीसरे वाक्य में गाएगी हुआ है। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, दाईं ओर दिए गए सही क्रिया रूपों को चुनकर बस वाक्य को पूरा करना है। मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को देखकर हमें फिलअप करना है। जैसे गाय हमें दूध देती है, स्कूल में बच्चे बहुत लड़के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अमन इस बार छुट्टी में दिल्ली जाएगा, रीता ने खरगोश को गाजर खिलाया। ठीक है, मजदूर मिलकर काम करते हैं। 4 नंबर का है, सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता है। बस बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंत में सिर्फ जो आप लोगों के शब्दार्थ हैं वही दिए गए हैं। तो आप लोग वहाँ से शब्दार्थ को बाय हार्ट कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। बाकी अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए और हमेशा चैनल को फॉलो करिए ताकि नए नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे सभी यूट्यूब वीडियोस पर।